इस मंच को लगाना, इस पर पैसा लगाना, इसमें श्रम लगाना, समय लगाना, हमारी रात रात भर ठंड में हड्डियां गल गई। हम गाँव गाँव जाकर के लोगों से कन्विंसिंग करते थे कि प्रोग्राम में चलना है भाई। मैं पूरी 2-2 बजे तक घर पहुंची हूँ, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। खुशी स्वागत करता है, आपका अभिनंदन और वंदन करता है कि आज लगभग दूसरी मुलाकात हमारी है, क्योंकि हम किसान आंदोलन में मिले थे जी। आपने अभी 6 तारीख को 7 तारीख को दिल्ली में जो कार्यक्रम करे थे, जिसमें देश के बड़े बड़े हमारे समाज के धुरंधर नेता आए थे, राजेंद्र पाल गौतम जी भी आए थे, चंद्रशेखर जी भी आए थे और भी साथी आए थे, मैं कहीं अलग व्यस्त था। इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई आपको? देखिए, पहला प्रयास था और पहले प्रयास में हम चाहते थे कि जितने भी लोग हैं एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठते हैं, एक दूसरे के अनुयायी, जैसे इनका अनुयायी एक दूसरे को गाली देता है तो दूसरे का अनुयायी तीसरे को गाली देता है, आपस में एक दूसरे की खिंचाई होती है। तो वो देख करके हमें बड़ा कष्ट होता था कि समाज आपस में एक दूसरे को नीचे गिराता है, नीचे दिखाता है, और ये समाज की प्रवृत्ति भी बन गई। तो मेरा और हमारे साथी जितने लोगों ने इस मंच को सजाया, इस मंच के लिए मेहनत करी, हम सबका प्रयास यही था कि इन लोगों की पहले तो आपसी नफरत मिटाई जाए, कि ये लोग गले मिले, एक मंच पर बैठे हैं, और फिर उनके बाद प्रोसेस जारी करें कि ये एक साथ राजनीतिक रूप से भी आए, सामाजिक रूप से काम तो कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी स्तर पर अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने संसाधन भी लगा रहे हैं, पूरा समय भी लगा रहे हैं। जैसे वामन मेश्राम जी हैं, बुजुर्ग होने को हैं, पूरा जीवन काम किया। इधर आप देखेंगे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी अभी यंग हैं, आगे का पूरा समय पड़ा है कि वो अगर सही दिशा में हम लोग मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है राजनीति में कुछ नया भी कर सकें। और इधर राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, सविता फुले हैं, लगभग हमने इसमें 7-8 MP बुलाए, जो MP भी थे और एक्स MP थे, कुछ 12-13 MP एक्स MP थे, और ये तो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जितने भी देश के जाने माने पत्रकार थे, बहुजन पत्रकार शंकु जी, नवीन जी और नीरज पटेल जी, इस तरह के लोगों को भी हमने उसमें मतलब समग्र मंच लगाया। और मंच की खासियत खूबसूरती ये थी कि मंच पर ना हमने किसी अपने संगठन का नाम दिया, मेहनत खूब की सबने हमने, लेकिन ना हमने किसी भी साथी ने अपने अपने संगठन का नाम दिया। हम जबकि सब एक एक संगठन के मालिक थे, हमने कहा देखिए अब हम समाज को एकजुट करेंगे तो पहले हमें त्याग खुद करना पड़ेगा। अपने अपने संगठन का त्याग करा हमने ना, अपने अपने नाम की आहुति दी कि अपना नाम भी नहीं रखेंगे बैनर पे, अपना फोटो भी नहीं लगाएंगे बैनर पर। तो जो बैनर आप देखेंगे न्याय अधिकार सम्मेलन, उसमें ना किसी का संगठन का नाम है, ना किसी के फोटो की कोई तस्वीर है, बस बाबा साहेब है और बहुजन एकता का एक सिंबल दिया गया है। तो इसी उद्देश्य से हमने मंच लगाया, और मुझे सफलता मैं अपने अगर इस तरह से सोचूं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि सब लोगों ने ये बात स्वीकार करी कि हमें एकजुट होना चाहिए। स्वीकार करी, व्यस्त होने के बाद भी सारे जितने लोगों को हमने इन्वाइट किया सबने वो बात मानी और मंच पर उपस्थित हुए। तो पहला प्रयास हमारा यही था, उसमें हम पूरी तरीके से सफल हुए हैं। अगला प्रयास हमारा यह रहेगा, अगर समाज हमारा साथ देगा, आप सब लोग साथ देंगे, समाज के बाकी लोग अगर चाहते हैं कि लोग सब लोग मंच पे एकजुट रहें और आगे ये एकजुटता बनी रहे, तो हम लोग इस पर ये प्रयास जारी रखेंगे, अपनी मेहनत जारी रखेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ निर्देश का नाम सारे बैनरों से हटा दो, निर्देश की तस्वीर आप सारे बैनरों से हटा दो, लेकिन जो समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों की लड़ाई मजबूती से लड़ो ताकि रिजल्ट आए। तो हम अभी जो काम करने जा रहे हैं, हमने बहुत काम किया, हमने 12-13 साल मेरा खुद का जीवन का समय लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अनुभव किया, कि मैं अगर पूरा जीवन का ही जन्म लेकर भी अकेले मेहनत करती तो समाज को कुछ नहीं दे पाऊंगी। हाँ, मैं निजी तौर पर जरूर खुश हो जाऊंगी कि मैंने इतना काम किया है, मैंने तो बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी चप्पल तोड़े, मैंने अपना पूरा घर लगा दिया, मैंने अपने सुख आराम रात का चैन सब खो दिया। तो मैं इस बात से पर्सनल रूप से तो बहुत सेटिस्फाइड हो सकती हूँ, लेकिन जब मैं ये देखूंगी कि मेरे समाज को क्या मिला मेरे काम से, तो उसमें लगेगा कि हाँ, कुछ स्तर पर समाज जागरूक तो हुआ, अम्बेडकरवाद को जाना, आडम्बर छोड़ा। लेकिन अगर हम माने रिजल्ट उसका क्या आया, मान लीजिए आप जागरूक हो गए, आप अम्बेडकरवादी भी हो गए, लेकिन सिस्टम तो उनके हाथ में है, तो हमें सिस्टम पे जाने के लिए हमारे लोग कहाँ हैं, तो देखते तो हम 0 पर हैं। तो उस स्तर पर हमने ये मेहनत की है सारी, और आप सब लोग साथ देंगे तो मुझे लगता है कि ये सारे नेता एकजुट होंगे, और एकजुट नहीं हो तो समाज से इनका बहिष्कार भी कराने की हम हिम्मत रखते हैं। ये नहीं है कि निर्देश तुम्हारी चापलूसी करेगी, तुम्हारी वाहवाही करेगी, अच्छा काम करोगे तो वाहवाही करूंगी, आप मेरे इस समाज का अंग हो, इस समाज के हिस्सा हो, और मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ो। मैं किसी की भी लड़ाई को कमजोर नहीं मानती। वामन मेश्राम साहब अगर हैं तो उन्होंने ओबीसी के अंदर बहुत बड़े मूवमेंट को नीचे ग्राउंड तक कैडर दिया है। और अगर आप कहें चंद्रशेखर जी की बुराई करने वाले लोग हैं, तो मैं चंद्रशेखर जी के
बारे में एक बात कहते, जो लड़के आरएसएस में लाठी चलाते थे, बजरंग दल में, शिवसेना में लाठियां चलाते थे, उन लोगों ने उनकी लाठियां फेंक दी और जय भीम का नारा लगा करके आज वो भीम आर्मी में से जुड़ गए। तो भीम आर्मी से जुड़ने का मतलब अम्बेडकरवाद से जुड़े, अम्बेडकरवाद को जाना स्वाभिमान जाएगा हर। और अभी राजेंद्र पाल गौतम जी का अभी योगदान रहा है कि जिन 22 प्रतिज्ञाओं को दबाकर रखा था सरकार ने, मनुवादियों ने, उन 22 प्रतिज्ञाओं को उनकी वजह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना। हम भी दोहराते रहे, आप भी बहुत जगह दोहराते रहे, लेकिन अगर इनकी पहचान बनी तो विश्व लेवल पर एक व्यक्ति की वजह से बनी, तो हमें किसी का भी योगदान कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने अपने स्तर पर बहुत योगदान है, हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति इसलिए रखना चाहिए जलन नहीं। जिस दिन हम ईर्ष्या खत्म कर देंगे हमारे लोग एक साथ बैठ जाएंगे। तो मेरा मकसद यही इस समाज के नेताओं में प्यार बने, एकता बने और मजबूती से ये इस समाज की लड़ाई लड़े, अपनी अपनी नाक की लड़ाई छोड़ें। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं पिछले लगभग 2008 से मैं कार्य कर रहा हूँ समाज में, गाँव आपका भी प्रयास सराहनीय है और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे लिए कहावत है कि चमार और मेंढक एक तराजू में नहीं तुलते। आप महिला होने के नाते ये इतने चले तो गए, क्या इन्होंने आपको कोई फाइनेंस मदद करी? इन्होंने आपसे प्रॉमिस करा कि 24 माह में इकट्ठे कर देंगे? आप अभी एक चुनाव हुआ खतौली का, जो देश की सबसे बड़ी नाक बन के गई थी, जिसमें मदन भैया हमारे लोग गाजियाबाद साहब थे, वो चुनाव जीत गए हैं। तो उसमें चंद्रशेखर जी कह रहे मेरे 5 तारीख को जन्मदिन है, मुझे तोहफा दे दो। जबकि वो जीत ना चंद्रशेखर की थी, ना वो मदन भैया की थी, ना वो अखिलेश की थी और ना ही वो जयंत चौधरी की थी। अगर बसपा में कैंडिडेट खड़ा कर देती है, ना करते रह जाते, जीतते नहीं थे। 10,000 वोटों से जीते मदन भैया, ज्यादा से नहीं जीते। वो जीत किसने दी? बीएसपी ने दी। ठीक है। दूसरी बात, जब समाज में बहुत सारे सच्चे लोग, ईमानदार लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी है आपके पास? 24 में प्रधानमंत्री तो आप तब बनाएंगे, व्यक्ति लीडर नहीं होना चाहिए मिशन में, लीडर नहीं है मिशन में, निर्देश की लीडर नहीं है मिशन में। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम पढ़ते हैं 18 मार्च 1956 कि आगरे के अंदर उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो समाज का धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, सरकारी आदमी समाज में काम नहीं कर रहा, पे बैक टू सोसाइटी 5% देगी। समाज में आप जा रही हैं, आप मुरादाबाद रहती हैं, कहाँ रह रही हैं यहाँ के, मैं कहाँ रहता हूँ, भाई साहब कहाँ रहते हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी क्या है? भाई ये तो तुम्हारी कहावत हो रही है कि रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। राजेंद्र पाल गौतम जी को क्या जब पड़ी मंत्री पद से इस्तीफा देने की? उसी की सरकार का मंत्री दिल्ली में बैठ कर, जेल में बैठ कर बिरयानी चिकन खा रहा है, विस्की पी रहा है, इसे क्या जरूरत पड़ी? और चंद्रशेखर राम जो आज युवाओं के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि एक एमएलए ये देश में बना सकता है? नहीं बना सकता। बामन मेश्राम कितने साल से समाज में काम कर रहे हैं? एक एमएलए बताता हूँ कि बामन मेश्राम ने एक एमएलए पूरे देश में कि एक एमएलए बनाया है, बनाकर दिखाओ, बताइए। देखिए, आपने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात रखी। पहला ये है कि अगर चंद्रशेखर और बामन मेश्राम जी राजनीतिक रूप से सफल नहीं हुए, तभी हमें इन लोगों को एकजुट करने की जरूरत पड़ी। अगर ये सफल होते तो ये हमारी क्यों सुनते हैं? अगर ये सफल होते तो हमें चिंता क्यों होती? आप क्यों परेशान होते? अगर ये राजनीतिक रूप से कुछ विकल्प दे पाते समाज के, तो आज समाज भटका हुआ क्यों होता? उसे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि वोट किसको दें। कुछ कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर जी को देंगे, कुछ कह रहे हैं बहन जी को दे दें, कुछ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस को दे दें। तो क्या है, ये भ्रम हो गया, समाज में भ्रम फैल गया। तो इस भ्रम को क्लियर करने के लिए ही हमने ये मेहनत की है। आपका जो चिंता है वही चिंता है इस मंच की, वही चिंता है हमारी, वही मेहनत उसी चिंता पर लगी हुई है सारी, कि अगर ये सफल हो रहे होते तो क्या ये हमारे सुनते? क्या ये देवेंद्र जी को सुनते? क्या ये फिर ये तानाशाही हो जाता है? जब आज ये फेल है, कहीं किसी लेवल पर इनका कोई भी स्टैंड, कोई भी इनकी मतलब सफलता नहीं है, तभी अलग अलग बैठे हैं। तो सोचो जब ये सफल हो जाएंगे तो उनके दूसरे पे तलवारें खिंच जाएंगी। तो इसलिए हमने उससे पहले कोशिश की है कि एक साथ बैठिए, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाइए, गले मिलिए, कम से कम नफरतें तो खत्म करिए। जब ये आपके अंदर की ये चीजें एक दूसरे से खत्म हो जाएंगी, एक नेता कह रहे हैं कि मैं उनको खत्म कर दूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं तुझको खत्म कर दूंगा, एक कह रहा है मैं सभी को खत्म कर दूंगा, तो ये एक दूसरे को खत्म करने की बजाय हमें दुश्मन पर टारगेट रखना चाहिए। हमें दुश्मन को खत्म करना है। बाबा साहब ने क्या कहा, क्या करने लग गए? हमारी लड़ाई आपस की नहीं है, और आपस में लड़के हम जीत भी क्या कर लेंगे, हासिल क्या करेंगे? अगर मुझे मेरा हासिल मिलना है तो मेरा हासिल तब मिलेगा जब मेरा समाज आगे जाएगा। अकेले निर्देश के अच्छी एजुकेशन होने से पूरे समाज की तरक्की नहीं हो जाती है, जब तक पूरे समाज के पास अधिकार नहीं होंगे। हाँ, मेरे पास हो सकता है
इतना धन कि मैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ा दूं, लेकिन मेरा पूरे समाज को तो अधिकार ही छीन लिया कि वो अपने बच्चों को यहाँ कॉन्वेंट में भी पढ़ा ले। तो मुझे लड़ाई मेरे समाज की भी लड़नी, मेरी गिनती तो इस समाज के साथ होगी ना, मेरी अकेले की गिनती तो पूरे समाज में नहीं हो जाएगी। आप हमें ये बताइए, आपने इतना पैसा कैसा लगाया, हमें नहीं पता, किसने फंडिंग करी, क्या करा, वो आप लोगों का काम है, हम उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इन लोगों ने आपकी क्या मदद करी, मदद करी या नहीं करी? नेताओं ने, हाँ, देखिए नेताओं से 3 आदमी, केवल मंच पर 3 आदमी। राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री हैं, चंद्रशेखर युवाओं की दिलों की धड़कन है, और तीसरा मंत्री और कोई भी आया। इन्होंने आप एक नारी होने के नाते आपकी मदद करी? देखिए हाँ या ना? हाँ, देखिए ये समाज के लिए, समाज छोड़िए, हम नहीं, ये लड़ाई समाज की थी, मेरी हाँ, देखो आप एक महिला, आप जब छोड़ रही है तो समाज के लिए छोड़ रही है। देखिए आप हमारा आदर्श है। देवेंद्र जी, मैं भले ही अपना घर छोड़कर अपना जिम्मेवारी लगा रही हूँ, हाँ। इसके ऊपर मैंने को किसी ने मेरे सर पर ये नहीं कहा कि निर्णय से तुम्हारी ड्यूटी है, नहीं। हाँ। मैंने जानी अपनी जिम्मेवारी, मैंने समझी, मैं उसमें लग रही हूँ। ये इसका मैं किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकती कि मैं लग रही हूँ, नहीं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि निर्देश, तू अगर छात्रवृत्ति लेकर पढ़ी है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तूने एजुकेशन जो ली, उस एजुकेशन से जो तूने जाना है समाज को पता, वो मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैंने इन लोगों की इनकी ड्यूटी का एहसास कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया। लेकिन अगर ये सहयोग करते हैं तो ये जब एकजुट हो जाएंगे तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहयोग वही होगा। मैं कोई व्यक्तिगत निजी रूप से नहीं, मंच बना, मंच के लिए ऐसे बहुत सारे लोगों का समर्पण था जिनका कहीं नाम नहीं था। खुशी इस बात की थी, उससे इस बात का था कि समाज का बिखरा हुआ तबका इधर उधर बिखरा हुआ। अब ये लोग आपके कहने के अनुसार या आपने जो काम करा है, जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ। क्या ये 24 में एक झंडे के नीचे आएंगे? उम्मीद तो यही है और उसी पर काम किया जा रहा। अभी ये पहला प्रयास था। हाँ। आपने जैसे शुरू में कहा, आपने जाति विशेष को कहा कि जमात इस तरह से, लेकिन ना तो मैं इस जाति के लिए काम कर रही हूँ अकेले, ना मैं इस जाति को कोई, ना इस जाति को मैं ऊंचा मानती हूँ, ना इस जाति को नीचा मानती हूँ। मैं इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मेरा जन्म इस बहुसंख्यक समाज की जातियों में हुआ, किसी एक जाति में। मेरी जाति शायद बहुत सारे लोग जानते भी नहीं और मेरी जाति पता भी नहीं किसी को। तो मैं केवल चमारों के लिए, जातियों के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मेरा काम इस देश के उन लोगों के लिए है जो इस समाज के अंदर व्यवस्था से सताए गए। सुनिए, अगर रही बात इस मंच पर, तो इस मंच पर केवल चमार नेता नहीं थे, इस मंच पर ओबीसी के लीडर थे। लगभग इस मंच की जितना सहयोग था, सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले ओबीसी के लोग थे। कार्यक्रम के अंदर 60% संख्या ओबीसी की थी और 40% संख्या केवल जो है एससी की थी। एससी में भी और जातियां थी बहुत सारी। तो ये हम आंदोलन केवल जाति का नहीं चलाना है, ये आंदोलन किसी एक जाति को राहत के लिए नहीं चल रहा, ना मैं किसी एक जाति की प्रतिनिधि कर रही हूँ। मैं इस देश के समस्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूँ जिनकी आवाज को दबाया गया है। तो ये एकजुट होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। आप युवा वाहिनी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, हाँ। अम्बेडकर युवा वाहिनी, उसमें भी आप थी, किस पद पे थी? हाँ, अम्बेडकर युवा वाहिनी बनाई और उन्होंने हमें उस समय चुनाव से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर अब है ये छोड़ दी? नहीं, वो मैं चुनाव के पहले ही छोड़ चुकी थी और ईमानदारी से जहां भी हूँ, मैं ईमानदारी से, बेईमानी नहीं। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं सभा में काम नहीं कर पाऊंगी। तो जब मैं समाज के साथ हूँ तो मैं समाज के साथ हूँ। अगर मैं तब गई थी बसपा में तो ये स्टैंड भी एक समाज की सोच के हिसाब से लिया गया था कि बसपा लड़ना नहीं चाह रही थी, मैदान में नहीं दिखाई दे रही थी और बीजेपी पूरी हुंकार भर रही थी। उसका सामना करने के लिए अगर कोई दिखाई दे रहा था तो उत्तर प्रदेश में केवल एक पार्टी दिख रही थी। तो हमने कहा ठीक है, इस चुनाव के लिए हम लोग अब की बार इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन विचारधारा हमारी महत्वपूर्ण है। हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम कांग्रेस को भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एससी ओबीसी की जितनी भी पार्टियां हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि मायावती अखिलेश भी मिले, ये लोग मिलकर के लड़ाई लड़ाएं, तभी ये देश के अंदर, मान लीजिए बहन जी पीएम का चेहरा बन जाए, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए, तो क्या दिक्कत है? दलितों की ओबीसी की सेंटर में वो क्या कहते हैं, स्टेट पर होगी नहीं होगी सरकार। लेकिन ऐसा सोचकर नहीं तो काम किया जाए तभी ना। मैं अभी बता दूं, ना तो मेरे सपा दुश्मन है, ना बसपा दुश्मन है, ना आरएलडी दुश्मन है, ये तीनों बहुजन समाज के हैं। एक बात बताइए, हम लोगों के देश के अंदर सबसे ज्यादा संगठन, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है देश के अंदर। हाँ। इससे ज्यादा कार्यक्रम किसी के नहीं हो रहे, चाहे आप सब। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइए कि इस टाइम जो समाज के अंदर जो युवा वर्ग काम कर रहा है, बहुत सारे आपकी नजर में होंगे, बहुत सारे हमारी नजर के अंदर है, या ये जो 10% ब्राह्मण आरक्षण ले गए, जिसका 50% तो पहले ही जनरल का और
10% और दे दो, 60 या 3% ब्राह्मण। ठीक है। इसकी आवाज बहन जी ने या और चंद्रशेखर ने या राजेंद्र पाल ने किसी ने या समाज के अंदर जाकर ये बताया कि 10% क्यों गया। या ओबीसी, जब हमारा 2 अप्रैल आंदोलन हो रहा था, कौन सा ओबीसी हमारे साथ आया? हम जो ये जबरदस्ती ओबीसी को धो रहे हैं, हमारा क्या लेना देना इससे? सबसे ज्यादा मनवादी है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी है, सबसे ज्यादा आरक्षण विरोधी है। हमारे देश में एक लड़ाई और लड़ी जा रही है जो बहुत टाइम से चलती आ रही थी, वो आरबीसी की है, वो लड़ते आरक्षण बचाओ। हमने कभी आरक्षण बढ़ाओ की लड़ाई लड़ी कि भाई हमारी जो आबादी लगभग आज 30% ऐसी की है, हम आरक्षण बढ़ाओ की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? हम संगठन जगह जगह ये क्यों नहीं कर रहे आरक्षण बढ़ाओ की आंदोलन शुरू करो? आरक्षण बढ़ाओ, बचाओ नहीं, बढ़ाओ। ओबीसी अपने आप हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी में मालिक है, हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, हम जबरदस्ती क्यों गोली मारेंगे उसकी? वो हमारा लगता क्या कि उसकी सभा में कोई होता भी ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ ऐसे? तो हम ऐसा आंदोलन क्यों नहीं चलाते? हम युवाओं को क्या फैसिलिटी दी जो समाज में कार्य करता है? बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता मैं ऐसे खड़े कर दूंगा, आप फैसिलिटी उनके परिवार को संभालिए, आप एक दिन के अंदर 1 लाख कैडर लगवा दो। आईएएस कोई कैडर लगाने जाएगा, पीसीएस कैडर लगाने जाएगा? ये पावरफुल आदमी जितने लोगों को आपने बुलाया था, कौन सा समाज का कार्यकर्ता को आप लोगों ने आमंत्रित कर दिए? नॉर्मल आदमी 10 साल से 5 साल से 20 साल से काम कर रहा है, क्योंकि हम प्रणाम उसी को कर रहे हैं जो सूरज को बोल रहा है, धरती पर कोई नहीं चल रहा है। समाज के अंदर उन लोगों को सम्मानित करिए, उन लोगों को लाइए मंचों पर, उन लोगों की आवाज उठाइए जो लोग समस्या जो है उनकी वो फाइनेंस है, उनको साधन की जरूरत है। भाई समस्या का कारण है, लेकिन कारण जब निकलेगा जब उनके पास साधन होगा। मैं समाज में काम कितने दिन कर सकता हूँ? मेरी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, और सारे कार्यकर्ताओं की भी फैमिली है। एक दिन में 5-5 दिन 10 कैडर हो, क्या लगाओगे? आरएसएस का आईएएस पीसीएस रिटायर होने के बाद में ऊटी में बैठकर योजना बनाता है, और नौकरी में रहने के बाद में जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करता है, ये लोग पीछे से जाओ, मैं नौकरी पे बैठा हूँ। अभी एक सज्जन से मेरी दिल्ली में बात हो रही थी, मैं इंटरव्यू दोगे जरा, तो वो मैं तो उससे जा रहा हूँ 100 किलोमीटर मिलना, उसके पास टाइम नहीं है। इंदु चौधरी आ रही है, उसके लिए उसके पास टाइम है। मैंने उसे लिख भेजा, मैं स्टार मैंने बनाया ये इंदु चौधरी को पूछ के मेरा नाम डाला, भानु प्रताप मेरे मन से बन गया है। कितने सारे लोग हम राजनगर से बनाते, आज तक किसी ने बैक कॉल करके ये नहीं कहा ये मर गए। ये इनकी नाकामियां भी। इससे बड़ा समाज के अंदर काफर नेता नहीं है। और आपसे मेरी मुलाकात कब होगी ये तो नहीं कह सकता, मेरी बात निकलो आप 24 में, और अभी 4 महीने के चुनाव चल रहे हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में। अभी चुनाव वापस 19 में जिला पंचायत 400 जिला पंचायत एससी के जीत का है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अध्यक्ष बने भाजपा के, हर नेता 1 करोड़ से ज्यादा नहीं का। यह समाज में काम करा। चंद्रशेखर आजाद को मेरी लिंक भेजना, मुरादनगर के अंदर गाजियाबाद के अंदर एक कैंडिडेट खड़ा कर पाया, उसी की पार्टी का लीडर उसने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका भैया लड़ रहा बीएसपी से, उसने दैट छोड़ दिए कार्यकर्ता, वही बेईमान में वही किया। इधर देखो ये उधर देखो, समाज के अंदर लीडर के अंदर समाज में हमारा गरीब आदमी की कोई नहीं सुन रहा, चाहे वो सच्चा है ईमानदार है, दिन रात मेहनत कर रहा है। नहीं, ये पावरफुल आदमी अभी मेरे पीछे 4 गाड़ी हो, 2 आगे हो, 2 पीछे हो, 2-4 लवंडर हो, और अगर बहुत बड़ा नेता है अब निर्देश दी बेचारी सारी जिंदगी कह रही है देंद्र भैया की में पैसे नहीं क्या होगा भाई, परिवार संभाल लो, समाज संभाल लो। हमारे लोगों ने कभी भी समाज के सच्चे व्यक्तियों की मदद करी ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को जो कहा कि भाई मेरे संघर्ष का फायदा शहर के लोग तो उठाकर ले गए, लेकिन गांव के अंदर जो एक बच्चे को पूरे गांव की निगाह रखी हुई है, उस तक मेरी आवाज नहीं। आपने जितनी भी बात की ना, सबसे ज्यादा उसमें चिंता झलक रही है कि जो वास्तव में जमीन पर काम कर रहे लोग, उनकी ना तो सिक्योरिटी है, ना उनकी कोई भविष्य की गारंटी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरी हर मन से यही बात रहती है, गांव में काम करने वालों की रेस्पेक्ट करो, गांव में काम करने वालों को की संख्या बढ़ाओ, गांव में काम करने वालों को सुरक्षा दो, संरक्षण दो, गांव में काम करने वालों को संसाधन जुटाओ। वो लग करके आज भी हजारों की संख्या में काम करने को तैयार है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे लोग निकल करके आए कि भी अगर आप 1000 कार्यकर्ता काम करने के लिए देना तो संसाधन हम जुटाएंगे। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों तक रीच जाएगी इसकी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपके कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग जो सुन रहे हैं, जो 2-3 पीढ़ी पीछे जाकर देखेंगे तो उनके
दादा परदादा के शरीर पर शरीर ढकने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे। और बात करें उसके आगे आकर के और थोड़ा सा बाबा साहब के समकालीन, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षित होने के बाद भी जब अधिकारी बनकर के बड़ौदा में गए थे नौकरी करने के लिए, तो उन्हें जाति की वजह से पानी नहीं पीने दिया गया था। लेकिन आज अधिकारियों के पास बंगले हैं और पानी पीने के लिए कोई भी उनको अपमानित नहीं करता, पानी भी देते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप अगर यहाँ हैं तो ये आपकी अपनी योग्यता नहीं है। हाँ, मानती हूँ आप योग्य हैं, आपकी कोई कमी नहीं है, आप सबसे बेस्ट हैं। लेकिन अगर योग्य आपके दादा परदादा भी बहुत थे पर अवसर नहीं थे। अगर अवसर दिए तो समाज की संख्या के हिसाब से काउंटिंग करके आपको अवसर दिए। अगर वो आपको अवसर मिले हैं तो उन अवसरों में आपका जद्दोजहद ये रहनी चाहिए कि वो अवसर बरकरार रहे और ये अवसर और बढ़ने चाहिए, क्योंकि संख्या बढ़ रही है आपकी। भाई आपकी संख्या बढ़े तब केवल 7 करोड़ अछूत थे इस देश के अंदर, आज लगभग 30 करोड़ है उनकी संख्या। तो संख्या बढ़ी तो आपको उनके अधिकार और हकों की संख्या बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, पर आपने नहीं की। शायद इसीलिए उस समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बात समझ गए थे, इसीलिए दुखी भी थे कि जिस दिन मेरे समाज में 10 वकील, 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर हो जाएंगे, इस समाज का उद्धार करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज लाखों हैं, पर वो उद्धार तो कर रहे हैं, केवल शाम को कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खा रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने निजी जीवन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस निजी जीवन पर 10% करना चाहिए था। अगर इन 70 सालों में वो इस तरह की प्लानिंग रखते हैं कि 20% में अपने परिवार को, क्योंकि उसमें भी घर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे इनकम टैक्स देते हो, उस इनकम टैक्स को दे देते संस्था बना के। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारे तरीके हैं। अभी देखिए, जितने भी मैं समझती हूँ, जितने भी जनरल कास्ट के ऑफिसर हैं, उन्होंने सबने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं, टैक्स चुराते हैं, वो पूरा टैक्स चोरी कर करके इस तरह के आपराधिक लोगों को तैयार रखते हैं, लठबाज तैयार रखते हैं, डकैत तैयार रखते हैं, दूसरे अधिकारी को परेशान करने के लिए बाहर इस तरह के लोग तैयार रखते हैं, धमकाने के लिए तैयार रखते हैं। हम कह रहे हैं आप ऐसा काम मत करिए, कुछ भी मत करिए, कम से कम आप इतना कर लीजिए कि आप 4 लोग, एक अधिकारी 4 लोग हायर कर ले कि तुम्हारा रहना खाना खर्चा मेरी जिम्मेवारी है। अगर तुम्हें इस काम में करते करते तुम शहीद होते तो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि यह शहीद होने वाला काम है। आप अभी कथावाचक होती हैं, कथा पढ़िए, कथा सुनिए, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की बात करिए तो आप पर हमला भी हो सकता है, तो रिस्क जानकर रिस्क लेकर निकल रहे हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। तो आप हम लोगों के प्रति ये जिम्मेवारी रखिए कि मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ और आप जब काम करो। देखो, जो आपका 75 साल में रिजल्ट नहीं आया, वो 10 साल में रिजल्ट आ सकता है। आपको मैं बताऊं, जो 2 अप्रैल हुई थी तो मुझे 4 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा। 2 अप्रैल। हाँ। और मैं 1 महीने तक रहा था जेल में। अच्छा। जितने लोगों को मैं जानता हूँ और जितने लोगों को हाईलाइट करा और जितनी एक्टिव मैं अपने आप को मानता हूँ, शायद मैं कोई नहीं मानता, क्योंकि मैं 24 घंटे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और बाबा साहब एक आदमी का भी फोन नहीं खुला। जैसे ही अखबार में लगा कि देवेंद्र को मिसाली अरेस्ट, 8 दिन तक जो मंचों पर कहते हैं ना, हम बाबा साहब ये मिशन पूरा हम सब मिलकर करेंगे, तो इसीलिए एक आदमी सिर्फ ऐसा था मेरे साथ में, जिसका नाम है सम्राट अशोक, जो मेरे परिवार के लिए। तो अब आपने नाम लिया नहीं, वो मेरे साथ में 2 आदमी ऐसे गए थे जिन्होंने 5-5 हजार रुपए मदद करी। तो अच्छी बात है। लेकिन वो था क्या, वो देवेंद्र तो सक्षम है, चाहे लाख लग जाओ, 1000 लग जाओ, करोड़ लग जाओ, लेकिन निर्देश नहीं है, या अशोक नहीं है, और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं उनके पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिसके अंदर कम से कम 10 गाड़ी बुलेरो और 10 गाड़ी में 5 आदमी एक दिन में 5-5 गांव कवर करें। उनका फाइनेंस उसे शाम को अपना घर नहीं देखना पड़ा। देवन जी 10 नहीं, ये 10,000 गाड़ियां हर दिन चल सकती है। नेताओं के पास अरबों खरबों रुपया है, एक नेता पर करोड़ों रुपया है, और मैं ऐसे अधिकारी को जानती हूँ जिन पर करोड़ों रुपया है। 1000 अधिकारी को मैं जानती हूँ ऐसे लगभग इस समाज के। अगर वो ईमानदारी से काम करें, उनके अंदर अगर ये दर्द आ जाए कि मेरा समाज बर्बाद हो रहा है, डूब रहा है, मैं भी इस समाज का अंगूर, मैं बचा नहीं रहूंगा अगर ये बर्बाद होगा, तो अगर उनमें ये दर्द आ जाए, वो अपनी जिम्मेवारी को समझ ले, तो एक अधिकारी 10 गाड़ी चला सकता है। हमारे गाजियाबाद के यादव सिंह, हाँ, ये सबसे आप जानती हैं, 12,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की झंड हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। आज है कि यादव सिंह ट्रस्ट बना करके समाज को काम करने के लिए दे सकते थे। भाई मैं उतना ही तो खा सकता हूँ, आपने 1 कप चाय दे दी मुझे, एक दिन में 1 गिलास पीऊंगा, लोटा पीऊंगा, ज्यादा पीऊंगा तो उल्टी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सच्चे इंसान को देख कर नहीं सकते, जो मंच पर आकर उल्टी सुल्टी गाली देगा, उल्टे सुल्टे भाषण करेगा, फलाना करेगा, भाई बदमाश आ गया, ये
आ गया, वो आ गया, वो बहुत बड़ा ताकतवर आदमी, उसको लाइक करो। समाज का टेस्ट बदल ठीक है जाएगा, ना? समाज चलो को खैर, आपने सम्मान के अधिकार को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद है। हमारा प्रयास है आगे चले, हमारे नेता बने, हम आपके साथ।